तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस से पहले आपको लेंसेज के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। टेंथ में ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि लेंस क्या होती है, जिसकी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं, एटलीस्ट दो होनी चाहिए। और स्फेरिकल का मतलब क्या है कि उस लेंस की एटलीस्ट एक जो सरफेस है वो स्फेरिकल होनी चाहिए। ठीक है, स्फेरिकल का मतलब समझते हो ना, स्फेयर की शेप जैसी एक सरफेस तो होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के लेंस है, ऑलरेडी पता है आपको, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं क्योंकि ये रेज को क्या कर देता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं क्योंकि ये रेज को एक पॉइंट पे आके क्या करते हैं, मतलब जो रेज आती है उनको क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की। तो कन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह का होता है, जो बीच में से क्या होता है, थिक होता है, और एजेस से क्या होता है, पतला होता है। अब यहां पे देखो, इट कन्वर्जेस द पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू इट। तो ये क्या करता है, जब इसमें से पैरेलल रेज निकलती हैं ऐसे, तो उन्हें एक पॉइंट पे आके क्या कर देता है, ये इकट्ठा कर देता है, और उस पॉइंट को क्या बोलते हो आप, फोकस। अब उसके बाद कन्वेक्स लेंसेज की भी आगे टाइप ये है बच्चों, डबल कन्वेक्स और बाय कन्वेक्स लेंस। इसकी दोनों सरफेसेस क्या है, कन्वेक्स है, स्फेरिकल सरफेसेस है। फिर अगली है बच्चों प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, एक सरफेस बिल्कुल प्लेन है और दूसरी क्या है, कन्वेक्स है। फिर उसके बाद अगली है कनकेवो कन्वेक्स लेंस बच्चों, इसमें एक सरफेस कनकेव है और दूसरी क्या है बच्चों, कन्वेक्स है। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, क्लियर ये चीज। प्लेनो में एक प्लेन है, दूसरी कन्वेक्स है। कनकेवो कन्वेक्स में एक कनकेव है, दूसरी क्या है, कन्वेक्स है। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप की बात करें, फटाफट निकाल लेंगे इसको क्योंकि टेंथ का ही बेसिक पोर्शन है, हमें इससे कोई इतना ज्यादा लेना देना नहीं। नेक्स्ट कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या है, जो बीच में से पतला होगा और साइड में से क्या होगा, मोटा होगा। ठीक है, उसके बाद ये पैरेलल रेज को क्या कर देता है, डाइवर्ज करता है। तो जब यहां से रेज निकलती है ना ऐसे, तो इनको ये ऐसे डाइवर्ज करता है, और डाइवर्ज करके ऐसे लगती है कि ये रेस किसी सिंगल पॉइंट से आ रही हैं, और उस सिंगल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। तो इसका जो फोकस है वो वर्चुअल है, एक्चुअल में नहीं है, लगा था तो वर्चुअल फोकस है, उसका एक्चुअल में फोकस है तो उसको रियल फोकस बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल फोकस। उसके बाद यहां पे भी देखिए, जो पहला है बच्चों आपका, वो कैसा है, डबल कनकेव या बाय कनकेव। सेकंड वाला क्या है, प्लेनो कनकेव, एक प्लेन है, दूसरी क्या है, कनकेव। और अगला क्या है, कन्वेक्सो कनकेव, पहली सरफेस कन्वेक्स है, दूसरी क्या है, कनकेव। तो ये भी टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे वहां पे कनकेवो कन्वेक्स था, यहां पे क्या है, कन्वेक्सो कनकेव। क्लियर ये चीज, बेसिक चीज है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अब, नेक्स्ट कुछ टर्म्स जो लेंस के साथ रिलेटेड टेंथ में भी पढ़ के आए हो, जैसे कि सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको पता है कि एक कन्वेक्स लेंस है, जो देखो ये कन्वेक्स लेंस है, इसकी दो स्फेरिकल सरफेस है। तो ये जो दो स्फेरिकल सरफेस है वो ऐसे लगेगा कि स्फेयर का पार्ट है। देखो ये फर्स्ट सरफेस, पहले स्फेयर का पार्ट, ये दूसरी सरफेस, दूसरी स्फेयर का पार्ट। क्लियर ये चीज। तो ये जो लेंस बना है दो स्फेयर से बना है, ठीक है, उनका पार्ट ही लग रहा है ना ये लेंस। अब देखो ये फर्स्ट सरफेस है आपकी ये वाली, तो इसका स्फेयर इधर बना, और इस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कितने सेंटर होंगे, अब दो होंगे, एक फर्स्ट सरफेस का और एक सेकंड सरफेस का। सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर लाई करेगा, इस तरफ लाई करेगा। तो अगर अब आपने किसी भी सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर लोकेट करना है तो कैसे करोगे, आप वहां से स्फेयर बनाना, और उस स्फेयर का सेंटर क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही बच्चों आप कनकेव लेंस का भी बना सकते हो यहां पे। तो ये है आपका कनकेव लेंस, ऐसे इसका इस तरफ और इसका इस तरफ। इसकी फर्स्ट सरफेस ये है, सेकंड सरफेस ये है, इसके फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, और सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ। क्लियर ये चीज, समझ लग गई। अब उसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, ये सेंटर लेंस का बिल्कुल जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हो आप, ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है बच्चों, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज R1, दिस इज R2। यहां पे सेंटर से ये वाला डिस्टेंस हो गया R2 एंड दिस इज R1। समझ लगी ये चीज। तो याद रखना, आप कन्वेक्स लेंस का R1 कौन सी साइड पे,
राइट साइड पे, R2 कौन सी साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। भूल जाओ तो क्या करोगे, सफेयर बना दो। सिमिलरली कनकेव लेंस का R1 किस साइड है, लेफ्ट साइड में, और R2 किस साइड है, राइट साइड। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस, वो तो आपको पता ही है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर में से ऐसे बीच में से निकलेगी, वो जो लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। ऑप्टिकल सेंटर मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और एक और चीज, जब भी कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से निकलेगी तो वो विदाउट डिफ्लेक्शन सीधे ही चले जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये लाइट निकली ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे, तो ये बिना रिफ्रैक्शन के ऐसे ही सीधे ही चले जाएगी, बिल्कुल सीधा, जैसे आई है वैसे ही चले जाएगी। जैसे मान लो ऐसे आ रही है तो ऐसे ही चले जाएगी। तो एनी लाइट विच पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस, वो विदाउट डेविएशन वैसे ही सेम पाथ को फॉलो करके आगे चले जाए। कोई डाउट यहां पे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की। तो उसके लिए देखो प्रिंसिपल फोकस भी दो तरह के होंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका उस पॉइंट पे पड़ा है, ठीक है, आपकी जो सोर्स ऑफ लाइट है अगर वो उस पॉइंट पे पड़ा है और वहां से अगर लाइट निकले इस पॉइंट से, और आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस में से निकलने के बाद अगर वो लाइट रेज पैरेलल हो जाए, तो हम बोलेंगे कि दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। कि जहां से लाइट निकलने के बाद लेंस ने क्या कर दी, पैरेलल कर दी। क्लियर। और यहां पे देखो ये रेज आ रही है, ये रेज आ रही है, ये रेज जो है पीछे से आ रही है, ऐसे लग रहा है कि आगे जाके किस पॉइंट पे मीट करेंगी, इस पॉइंट पे जाके मीट करेंगी, पर रिफ्रैक्शन होने के बाद रेज क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो इस केस में ये क्या है, हमारा फर्स्ट फोकस। तो याद रखना लेंसेज में फर्स्ट फोकस कौन सा होता है, कन्वेक्स का फर्स्ट फोकस इस तरफ है और कनकेव का फर्स्ट फोकस इस तरफ। उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस में पैरेलल रेज आएंगी। फर्स्ट में क्या होता था, पैरेलल रेज बन जाती थी, इसमें क्या होएगा, पैरेलल रेज आएंगी। तो ये पैरेलल रेज आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पे जाके क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई, इसको बोलेंगे हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस। यहां पे ये पैरेलल रेज आई, ये इकट्ठे नहीं करेगा, ये डिवर्ज करेगा। डिवर्ज जब किया तो ऐसे लग रहा है कि ये सारी रेज पीछे से किसी सिंगल पॉइंट से आ रही है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो क्या बन जाएगा आपका, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। समझ लगी ये चीज। नेक्स्ट बच्चों, अब आपने 10th में साइन कन्वेंशंस भी पढ़े थे कि कौन सी चीज को पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है, तो वो भी हम फटाफट रिकॉल करते हैं। यहाँ पे ये लेंस है बच्चों, कोऑर्डिनेट एक्सिस ही है बस, जैसे आप ग्राफ में करते हो ना, ग्राफ में आपको पता है ये ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन पे हमारा लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होगा। इस साइड जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, तो इस साइड के डिस्टेंस पॉजिटिव में लेने, इस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, तो इस साइड के सारे डिस्टेंस नेगेटिव में लेना। ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, तो जो डिस्टेंस आपने ऊपर की तरफ लेने हैं वो आप पॉजिटिव लोगे, और जो नीचे की तरफ लेने हैं वो क्या लोगे, नेगेटिव। तो दिस इज ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन। याद रखना ये चीज, इधर नेगेटिव है, इधर क्या है, पॉजिटिव। हमेशा हमारी जो ऑब्जेक्ट होती है, आप 10th से करते आ रहे हो, ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा कौन सी साइड पे होता था, लेफ्ट साइड पे होता था, और उससे रेज इस तरफ आएंगी। तो इंसिडेंट रेज हमेशा हमारी लेफ्ट से किस तरफ जाएंगी, राइट की तरफ ही जाएगी। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होता था, नेगेटिव। याद है ना, ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u के साथ लिखते हो, स्मॉल u। इमेज के डिस्टेंस को किसके साथ लिखते हो, v के साथ लिखते हो। ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या लिखते हो, h। इमेज की हाइट को क्या लिखते हो, h डैश। ठीक है, तो इस सिनेरियो में ये आ गया, यहां से लेके यहां तक आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो नेगेटिव में लोगे। यहां पे ये बनी है इमेज, तो यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस वो v होगा, इसको आप पॉजिटिव में लोगे। ये आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट है, इसको आप पॉजिटिव में लोगे, और क्योंकि इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है, तो इसको आप किस में लोगे, नेगेटिव में। तो जो हमने आज आर्टिकल करना है उसमें ये साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर ये चीज। चलिए अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो इसे करने से पहले देखो, कन्वेक्स लेंस की दो सरफेसेस है ना। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना इस चीज को जो समझाने लगा हूं मैं आपको। ये आपका कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस के देखो, ये वाला जो लेंस का मटेरियल है वो डेंसर होगा। डेंसर वाले को मैं μ2 लूंगा, डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम μ2 लेंगे, और बाहर रेयर मीडियम होगा, उसको हम क्या लेंगे, μ1। मैंने क्या बोला आपको कि हम हमेशा हमारे ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे। यहां पे बहुत सारे केसेस होंगे, हमने पूरा लेंस नहीं लेना,
हमने क्या लेना है, सरफेस लेनी है, पूरा लेंस नहीं लेना, सिंगल सरफेस लेनी है। तो कन्वेक्स अगर मैं बात करूं कन्वेक्स सरफेसेस, तो दो तरह की कन्वेक्स सरफेसेस बनेंगी। अगर आप पहली सरफेस उठाओ तो फर्स्ट सरफेस के इस तरफ कौन सा मीडियम है, फर्स्ट सरफेस के राइट साइड में कौन सा मीडियम है, डेंसर। तो यहां पे μ2 और यहां पे क्या है, μ1। क्या ये चीज क्लियर हुई कि जो हमारी फर्स्ट सरफेस है कन्वेक्स की, उसके इस साइड में डेंसर है और इस साइड में क्या है, रेयर। मैंने ये लाइंस बना दी ना, ये लाइंस ये बता रहे हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ द लेंस। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड सरफेस, तो सेकंड सरफेस को ऐसे ड्रॉ किया जाएगा, इस तरह, ऐसे। सेकंड सरफेस के लेफ्ट साइड में डेंसर है μ2 और राइट साइड में क्या है, रेयर μ1। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सरफेस सिलेक्ट करेंगे, ये दोनों ही कन्वेक्स है ना। तो अगर क्वेश्चन ऐसा हुआ ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, तो मैं इस सरफेस को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखना है, लेफ्ट साइड में। और वहीं अगर बोला जाए ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, तो हम ये वाली सरफेस कंसीडर करें। तो पता लग गया कि सरफेस कैसे कंसीडर करनी है दोनों कन्वेक्स की, पर रेयर और डेंसर के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। तो यहां पे हमने 4 केसेस करने हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टाइप ऑफ नेचर इमेज। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट केस को। फर्स्ट केस है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल। जो रियल इमेज होती है ना, वो सरफेस के हमेशा दूसरी तरफ बनती है। क्लियर ये चीज। अब देखो यहां पे इन आर्टिकल्स को करने के लिए कुछ अजम्पशंस हैं। सबसे पहली अजम्पशन, जैसे जैसे वो अजम्पशन यूज होगी मैं बताता रहूंगा। सबसे पहली अजम्पशन कि जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे वो पॉइंट साइज का होगा। बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट करके हम आर्टिकल करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट जो है हमारा, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पॉइंट साइज का। क्लियर। चलिए अब देखो ऑब्जेक्ट जो है रेयर मीडियम में, ये मैंने माना कि दिस इज ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो उसके बाद यहां से ऑब्जेक्ट से रेज निकली, ये निकली रेज। तो इमेज के लिए वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 रेज। तो एक रे हमने ये कंसीडर कर ली और एक है जो बिल्कुल सेंटर से निकल के जा रही है, इसको बोला हमने पोल, सेंटर को बोल दिया पोल। क्लियर ये चीज। तो ये एक ऐसे जा रही है और एक बिल्कुल सीधे जा रही है, जो आगे जाके लेंस के किस में से निकलेगी, ऑप्टिकल सेंटर में से निकलेगी। तो ये रेज तो सीधे ही चली जाएगी। क्लियर ये चीज। अब देखो यहां पे जाके वो सरफेस के साथ टकराएगी, तो यहां रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो आपको इंसिडेंट एंगल भी बनाना पड़ेगा और रिफ्रैक्टेड एंगल भी बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको नॉर्मल चाहिए। और ये याद रखना, स्फेरिकल सरफेस में जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, एनी लाइन विच पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड टचेस द सरफेस। बताया ना, स्फेयर के केस में नॉर्मल कौन होता है, जो सेंटर से निकल के सरफेस को टच करती है लाइन, वो नॉर्मल होती है। तो अब यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना। तो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर लोकेट करना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका किधर होगा, इधर बनेगा ना स्फेयर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यही होगा, तो हमने ऐसे ही यहां पे लगा दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो लाइन यहां से निकलकर यहां टच करके जाएगी, ये किसकी तरह काम करेगी, इट विल एक्ट लाइक अ नॉर्मल। क्लियर ये चीज। अब उसके बाद देखो यहां पे जो एंगल बनेगा, ये कौन सा एंगल बनेगा, इंसिडेंट एंगल बनेगा। अब लाइट रेयर से डेंसर जा रही है ना, तो यहां पे μ2 लिख देते हैं और इस साइड क्या लिख देते हैं, μ1, क्योंकि रेयर से कहां जा रही है, डेंसर में। तो लाइट जब भी रेयर से डेंसर जाती है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये लाइट ऐसे जानी थी, देखो बिल्कुल इस तरह जानी थी आगे। नॉर्मल किधर है, नीचे की तरफ। तो ये रेस किधर बेंड हो जाएगी, नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ऐसे ये नीचे की तरफ बेंड हो गई। और यहां पे देखो एक तो ये वाली रे आ रही है, एक ये वाली रे आ रही है। ये दोनों रेज यहां मीट करी तो यहां पे क्या बन गया बच्चों, इमेज बन गया। क्योंकि दोनों रेज अपने आप मीट करी है, तो वहां पे जो इमेज बनी होगी वो कैसी इमेज बनी होगी, रियल इमेज बनी होगी। तो सबसे मेन स्टेप तो यहां डायग्राम है कि आपको डायग्राम बनाना आ गया। फिर एंगल्स की बारी, इंसिडेंट एंगल बन गया। अब बारी किसकी है, रिफ्रैक्टेड एंगल की। तो रिफ्रैक्टेड एंगल कहां बनेगा, नॉर्मल के साथ अंदर की तरफ ये बना, क्योंकि एंगल तो नॉर्मल के साथ ही बनना। फिर उसके बाद बच्चों आपने इस आर्टिकल में हमेशा 3 एंगल कंसीडर करने, 3 एंगल्स, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा एंगल ऑब्जेक्ट के साथ, बीटा एंगल इमेज के साथ, गामा एंगल कर्वेचर के साथ। बिल्कुल सेम चलेंगे बच्चों। 6 केसेस आने हैं, 4 कन्वेक्स के, 2 कनकेव के, बिल्कुल सेम चलेंगे, बिल्कुल सेम।
ठीक है, तो अल्फा यहां पे लिया आपने अल्फा, फिर यहां पे बच्चों इमेज के साथ बीटा, और यहां पे आपने क्या ले लिया गामा। और मेरी बात एक ध्यान रखना, ये जो आपने एंगल्स लेने हैं ना, इनके फेस पोल की तरफ होने चाहिए। तो देखो मैंने इसको इधर बनाया क्योंकि पोल इस तरफ था, मैंने यहां पे अल्फा बीटा इधर बनाया क्योंकि पोल इस तरफ था। तो एंगल का जो फेस है वो पोल की तरफ करना। इतना समझ लग गया सबको? अब बारी है आर्टिकल की शुरू करने की। तो आर्टिकल शुरू करने के लिए सबसे पहले लगाओ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कैसे लगता था? एक तो ट्रेडिशनल वे था स्नेल्स लॉ का, μ1/1 μ2 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। एक अपना वाला वे था, वो क्या था? म्यू इंटू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। स्टार्टिंग में करवाया था म्यू इंटू साइन थीटा इज कांस्टेंट। तो फर्स्ट मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1, और एंगल कितना है फर्स्ट में? साइन आई। क्लियर ये चीज? और सेकंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2, और एंगल कितना है बच्चों? साइन आर। क्लियर ये चीज? स्नेल्स लॉ ऐसे ही लगना था, μ2/μ1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो हमने वो ट्रेडिशनल वे नहीं लगाया, हमने अपना शॉर्टकट वाला लगा दिया, म्यू इंटू साइन थीटा। अब उसके बाद सेकंड अजम्पशन ये माननी जाती है कि ऑल द रेज आर पैरा एक्सियल। पैरा एक्सियल का मतलब ये जो रेज होंगी बच्चों, ये रेज बहुत ही प्रिंसिपल एक्सिस के पास होगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, जो लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, तो ये जो रेज होंगी ये बहुत पास होंगी। अगर ये रेज पास है तो ये जो सारे एंगल्स होंगे ये क्या होंगे? छोटे। अल्फा बीटा आई आर गामा, ये सारे एंगल्स क्या होंगे? छोटे होंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे कि सिंस ऑल द रेज आर पैराएक्सियल, तो जो हमारे एंगल्स हैं आई आर अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल। तो हम μ1 साइन आई को आई लिख सकते हैं, μ2 साइन आर को आर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेशन पता है कि अगर एंगल बहुत छोटे हो तो साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई और साइन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर। तो सबसे पहला स्टेप 6 के 6 आर्टिकल्स में यही होगा। उसके बाद अगली बारी कि हम ये आई और आर की वैल्यूज निकालेंगे। वो आई और आर की वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखना। आप यहां पे हम सारे मरीज भर्ती हुए थे क्लास से, आई की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले आई की वैल्यू के लिए यहां पे देखो मैं इसको नेम दे रहा हूं, एन नेम दे रहा हूं इस पॉइंट को, ठीक है। तो आई की वैल्यू के लिए मैं ट्रायंगल कंसीडर करूंगा ओ एन सी, और हमेशा यही रहेगा 6 के 6 आर्टिकल्स में। अगर आप नाम ऐसे ही दोगे इनको ओ सी आई और ये एन, तो पहला ट्रायंगल हमेशा आई की वैल्यू निकालने के लिए ओ एन सी यूज होगा, ऑब्जेक्ट नॉर्मल वाला पॉइंट और कर्वेचर वाला पॉइंट। अब चेक करिए, आपको पता है ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज होती हैं, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल, होती है ना ये प्रॉपर्टी। तो यहां पे चेक करो, ओ एन सी ट्रायंगल में अल्फा और गामा ट्रायंगल के अंदर है, और जो आई एंगल है वो क्या है? बाहर। तो मैं लिख सकता हूं कि आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अल्फा अंदर है, गामा अंदर, और आई जो है इस दो साइड्स के बाहर बन रहा है, तो हमने लिख दिया आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। यही हमारा पहला स्टेप था, हमने आई की वैल्यू निकाली। अब दूसरी बारी है आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर के लिए ट्रायंगल यूज होगा आई एन सी। ऑब्जेक्ट वाले से आई निकलेगा, इमेज वाले से क्या निकलेगा? आर। तो आर निकालो। अब आर के लिए चेक करो, इस ट्रायंगल में आई एन सी में आर एंड बीटा अंदर है और गामा किधर? बाहर। तो क्या लिखेंगे? गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो यहां से आर कितना आ गया? गामा माइनस बीटा। ये चीज क्लियर? ये वैल्यूज को उठा के अब हम यहां पे पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद वी गेट μ1 आई की जगह आ गया अल्फा प्लस गामा, μ2 आर की जगह आ गया गामा माइनस बीटा। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर हो गई ये चीज? अब बारी है बच्चों नेक्स्ट स्टेप की। देखो स्टेप 1 था स्नेल्स लॉ, स्टेप 2 था आई और अल्फा की वैल्यूज को निकालो, सॉरी आई और आर की वैल्यूज को निकालो। स्टेप 3 है अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यूज निकालो। तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। मैंने यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया,
NM, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद अब हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकाल लेंगे। उसके लिए देखो, अब एंगल तो बहुत छोटे हैं, अगर एंगल बहुत छोटे हैं तो क्या मैं अल्फा को tan अल्फा लिख सकता हूं? एंगल तो बहुत छोटे हैं, तो यहां पे मैंने अल्फा को लिखा tan अल्फा, और ट्रायंगल उठाओ ONM, तो tan अल्फा किसके इक्वल आ गया? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये बन गया NM बाय OM। क्लियर है चीज? अब उसके बाद अजम्पशन नंबर 3 कि जो हमारे लेंसेज हैं वो बहुत पतले हैं, लेंसेज आर वेरी थिन। अगर लेंसेज बहुत पतले हैं बच्चों, तो क्या मैं ये OM को OP लिख सकता हूं? लिख ही सकता हूं, OM को OP लिख सकता हूं ना, लेंसेज बहुत पतले हैं, तो ये डिस्टेंस तो ना के बराबर ही होगा। तो हम अगले स्टेप में यहां पे NM बाय क्या लिख देंगे? OP, और साथ में लिख देंगे कि M इज वेरी क्लोज टू P, ब्रैकेट में ये लिख देना M इज वेरी क्लोज टू P। ऐसी बच्चों अगली बारी बीटा की, तो बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan बीटा। tan बीटा निकालोगे इस ट्रायंगल से, MNI से, तो tan बीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर MN बाय बेस इज MI, अगेन MI को क्या लिख देंगे? PI। फिर बारी है गामा की, गामा इज इक्वल टू tan गामा, इसको लिख देंगे NM बाय, इस ट्रायंगल में देखो NMC में क्या आएगा नीचे? MC। अगेन हम क्या कर देंगे? MC को लिख देंगे PC, बिकॉज M इज वेरी क्लोज टू P। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब अगली बारी क्या है? इनको उठा के कहां पुट कर देंगे? यहां पुट कर देंगे। तो यहां पुट करते हैं। अब देखो, μ1 अल्फा की जगह आ गया बच्चों NM बाय OP, फिर गामा की जगह आ गया बच्चों NM बाय PC, फिर μ2 यहां पे गामा की जगह आ गया अब NM बाय PC, एंड बीटा की जगह आ गया NM बाय IC। अब आप देखोगे ब्रैकेट में हर टर्म के ऊपर NM NM है, तो NM NM कॉमन निकल के क्या हो जाएगा? कैंसिल। जब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा μ1 1 बाय OP प्लस 1 बाय PC इज इक्वल टू μ2 1 बाय PC माइनस 1 बाय IC। बताओ यहां तक क्लियर है? PI यहाँ पे NM बाई PI, ठीक है जी, तो यहाँ पे भी NM बाई PI, PC नहीं आएगा, PI आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी, अच्छा गामा की वैल्यू पुट कर रहा था मैंने। चलिए उसके बाद यहाँ पे अब वैल्यूज को पुट करते हैं, या वैल्यूज पुट करने की जगह पहले आप ये मल्टीप्लाई कर दो और PC वाले एक तरफ कर दो, जैसे आपको ठीक लगता है। तो यहाँ पे देखो μ1 बाय OP बन गया, ये बन गया μ1 बाय PC, यहां μ2 बाय PC माइनस μ2 बाय PI। दो टर्म्स ऐसी हैं जिसके नीचे PC है, उनको एक तरफ कर देते हैं, तो और इसको इरेज कर देते हैं। तो यहां पे μ1 बाय OP ये इधर आके प्लस हो जाएगा, μ2 बाय PI इज इक्वल टू μ2 बाय PC माइनस μ1 बाय PC। क्लियर ये चीज समझ लग गई? अब बारी है साइन कन्वेंशन, स्टेप नंबर 4। साइन कन्वेंशंस में देखिए सबसे पहले OP क्या है? OP ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से, यहां डिस्टेंस हम पोल से लेंगे, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो पोल से है कितना होता है? वो u होता है। फिर PI क्या है? इमेज का डिस्टेंस, वो क्या होता है? v होता है। और PC क्या है हमारा? कर्वेचर का डिस्टेंस, वो क्या होता है? r होता है। तो ये वैल्यूज को पुट करना है, बट विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशंस। तो साइन कन्वेंशन देखिए, OP ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेफ्ट साइड है, तो क्या पुट करोगे? माइनस u, साथ में लिख देंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों PC इज प्लस r, क्योंकि वो कौन सी साइड में है? राइट साइड में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर उसके बाद
पी आई विच इज इक्वल टू प्लस वी, जो किसका डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस, क्योंकि राइट साइड वाले डिस्टेंस प्लस में लेने हैं और लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस किस में लेने हैं, माइनस में। अब ये वैल्यूज को उठा के उस वाली इक्वेशंस में पुट करते हैं। तो जब आप पुट करोगे तो म्यू 1 बाय ओपी की जगह आ गया माइनस यू, फिर म्यू 2 बाय पी आई की जगह क्या आ गया, वी, फिर उसके बाद म्यू 2 माइनस म्यू 1, नीचे पीसी जो है वो डिनोमिनेटर में एलसीएम बन जाएगा और पीसी की जगह क्या आ गया, आर, इसको आगे कर दो म्यू 2 बाय वी, इसको पीछे कर दो और ये आ गया आपके पास रिजल्ट, जो यहां पे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिलेट करता है विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम्स। यहां पे μ2 क्या होएगा, μ2 होगा सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या बोलो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ1 क्या होएगा, बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपने बाहर का एयर लिया है तो μ1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला था जो आपने यहां पे डिराइव करना है इन आर्टिकल्स में। क्लियर ये चीज? तो बाकी के जो 3 केसेस हैं वो आप पे छोड़ रहे हैं, वो आप खुद करना, ट्राई माय बेस्ट कि उसकी वीडियोस डाल दूंगा। अब रही बात फॉर्मूले याद करने की, कि फॉर्मूला कैसे याद होगा, कि आपने बोला 6 केसेस हैं तो 6 फॉर्मूले कैसे याद होंगे। तो उसके लिए देखो सिंपल सी बात है, मैंने बार बार मैं बोल रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट इस केस में डेंसर में बोला जाता, हम इस साइड कौन सी सरफेस लेते, डेंसर, हमेशा लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट वाली सरफेस लेते। फॉर्मूला याद करने के लिए आप क्या करोगे, देखो आप पहले लिखोगे 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई आर, ये तो लिख ही सकते हो, रिलेट विद लेंस फॉर्मूला जो 10th में होता था, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई, कर सकते हो ना, ये तो हो जाएगा। अब आपने यू को देखना है, आपका ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में पड़ा, सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखना है, इमेज नहीं देखनी। आपका ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में पड़ा था, रेडर में, रेडर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, आप यहां पे μ1 लिखोगे, बचा कौन, μ2, आप यहां पे μ2 लिख दोगे और सेम ट्रेंड को यहां लिख दोगे μ2 माइनस μ। तो जितने भी आर्टिकल में आपका ऑब्जेक्ट रेडर मीडियम में होगा, इमेज चाहे रियल हो चाहे वर्चुअल हो, आपका रिजल्ट यही निकलना है। और जिन केसेस में ऑब्जेक्ट डेंसर में होगा, फिर ट्रिक लगाओगे, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई आर। ऑब्जेक्ट डेंसर में होगा तो यहां पे क्या आएगा, μ2, यहां पे बचा हुआ μ1 और यही ट्रेंड यहां आ जाएगा μ1 माइनस μ2। समझ लग गई ये चीज? क्लियर? तो ये वो वाला रिजल्ट है जहां पे ऑब्जेक्ट किस में होगा, डेंसर में। क्लियर? समझ लग गया? पक्की बात है। तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे, न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला तो हो जाएगा। रही बात डेरिवेशंस की, तो बाकी के जो 5 केसेस है वो आपने खुद करने हैं। ठीक है, सिंपल है, बेसिकली डायग्राम समझना है और 2-3 दिन का टाइम दे देना, डाल दूंगा लेक्चर्स। जिस दिन बैठ गया ना फ्री तो लेक्चर्स डाल दूंगा। लुक एट द फर्स्ट न्यूमेरिकल, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो हमारे पास क्वेश्चन में कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बोला है उसने, और स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5 और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है बच्चों 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर, और हमें लाइट सोर्स का ग्लास सरफेस से डिस्टेंस भी दिया है 100 सेंटीमीटर। तो देखो गिवन क्या क्या है, पहले तो आपको पता है जो फॉर्मूला होता था, फॉर्मूले में μ2 जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सरफेस होता है, μ1 होता है सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो μ2 जो आएगा इस केस में वो सरफेस, कन्वेक्स सरफेस का होगा विच इज 1.5, और सराउंडिंग में एयर है तो μ1 कितना आ गया, 1। उसके बाद आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो r आपका आएगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। अब +20 या -20, उसके लिए कौन सी सरफेस बोली है उसने बोली है कन्वेक्स। कन्वेक्स ऐसे बनती थी इस तरह, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होता है। तो कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का r हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, याद रखना है, कन्वेक्स का r क्या होगा, पॉजिटिव। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर, तो सोर्स का डिस्टेंस भी दिया है, मतलब u गिवन है आपको, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस में लोगे क्योंकि लेफ्ट साइड में है, पूछा गया है।
पोजीशन ऑफ इमेज पूछी है। तो अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैसे बोला था, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू आर यू। ऑब्जेक्ट किस मीडियम में पड़ा है, ऑब्जेक्ट पड़ा है एयर में, तो यहां पे क्या आएगा μ1, साथ में क्या आ जाएगा μ2 और इधर μ2 माइनस μ1। यहां सारी वैल्यूज को फटाफट फिल करते हैं, 1.5/v माइनस 1/-100, μ2 इज 1.5, μ1 इज 1 और r की जगह कितना आ गया नीचे 20। फटाफट इसे सॉल्व करो और मुझे बताओ v कितना है। तो इसे सॉल्व करके बच्चों जो आपका v निकलेगा दैट इज +100 सेंटीमीटर। +100 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि वो सरफेस के किधर बनी होगी इमेज, दूसरी तरफ बनी होगी, ठीक है, प्लस में है ना, तो यही पूछा था पोजीशन। तो जो आपकी इमेज है वो सरफेस के 100 सेंटीमीटर दूरी पे बनी है, और किस साइड बनी है, राइट साइड पे बनी है, क्योंकि पॉजिटिव में। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पॉइंट O मार्क्ड ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास स्फीयर of diameter 20 centimeter is viewed through glass from the position directly opposite to the point O। आपको ये बोला गया कि एक O पॉइंट मार्क किया है सरफेस पे, किसके, ग्लास स्फीयर के, जिसका डायामीटर दिया 20 सेंटीमीटर। तो यहां पे हमने ये ग्लास स्फीयर बनाया, ठीक है, इसका जो डायामीटर है वो आपको गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो डायामीटर इज 20 सेंटीमीटर। पॉइंट O मार्क किया इसकी सरफेस पे, तो आपकी मर्जी है, जहां मर्जी कर दो, मैंने यहां पॉइंट मार्क कर दिया। और आपने उस पॉइंट को कहां से देखा है, viewed through the glass from the position directly opposite to the point O, मतलब आप यहां से देख रहे हो, इस तरफ से, उसके बिल्कुल डायरेक्टली ऑपोजिट। कहते हैं if the refractive index of glass is 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया 1.5, मतलब μ2 आपको गिवन है 1.5, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बोली है, तो आपने फिर अगेन क्या निकालना है इस केस में, v निकालना है। क्लियर ये चीज। तो डायग्राम भी बनाओ, रिफ्लेक्शन भी बनानी है आपने। ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा है बच्चों, ऑब्जेक्ट से निकली रे, देखो इस तरह रे निकली ऑब्जेक्ट से, तो ये रे यहां पे टकराएगी जाके, इस तरफ सरफेस पे जाके टकराएगी, ध्यान से समझना इस चीज को। तो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब आप यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, क्योंकि रे डायग्राम भी बोला है ना बनाने के लिए, तो साथ साथ में उसको भी कंप्लीट करते हैं। तो ये सेंटर आपको पता है नॉर्मल क्या होता है, एनी लाइन विच पासिस थ्रू सेंटर एंड टचेस द सरफेस, तो ये यहां पे नॉर्मल होगा। अब इसके बाद का सिनेरियो हमें पता नहीं है कि इमेज कहां बन रही है, उस साइड बन रही है या इस साइड बन रही है। उसके लिए आप क्या करोगे, आप यूज करोगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के लिए वही सेम, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू नीचे r। ऑब्जेक्ट किस में पड़ा है, ऑब्जेक्ट पड़ा है स्फीयर में, तो ऑब्जेक्ट किस में पड़ा है, डेंसर मीडियम में पड़ा है ना। स्फीयर का मीडियम μ2 है, बाहर का मीडियम μ1 विच इज एयर, तो क्या आ जाएगा 1। तो यहां पे अब u के ऊपर क्या आएगा μ2 और यहां पे क्या आएगा μ1, क्योंकि ऑब्जेक्ट डेंसर में पड़ा है तो उसके ऊपर क्या लिख दिया आपका μ2, और यहां पे क्या आ जाएगा μ1 माइनस μ2। क्लियर ये चीज। अब u कितना है आपका इस क्वेश्चन में, u यहां से डिस्टेंस होता है ना, u सेंटर से सरफेस के, ये वाली सरफेस है, तो यहां से कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट, जितना इसका डायामीटर, डायामीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, नेगेटिव में लोगे क्योंकि लेफ्ट साइड में, कोई डाउट यहां पे। उसके बाद अगर बात करें r का, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किस साइड आ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है बच्चों, तो r क्या लोगे आप, नेगेटिव में, तो माइनस ऑफ कितना 10 सेंटीमीटर। μ2 आपको पता है कितना है क्वेश्चन में 1.5, μ1 आपको पता है कि बाहर का मीडियम एयर है तो 1। सारी वैल्यूज को यहां पे पुट करो और मुझे फटाफट बताओ v कितना आ रहा है। तो अगर वैल्यूज को फिल करें यहां पे 1/v माइनस 1.5 बाय माइनस 20 इक्वल टू 1 माइनस 1.5 बाय माइनस 10, ठीक है। तो 1/v ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.5 बाय 20, और इधर ये 1 में से 1.5 गया तो माइनस 0.5, नीचे माइनस 10, ये इसके साथ कैंसिल। कितना आंसर आया सॉल्व करने के बाद, माइनस 40। तो यहां पे आंसर नेगेटिव आ रहा है, -40। अब कहां बन रही है इमेज, डायग्राम भी तो कंप्लीट करना है। -40 का मतलब आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है। तो अगर इमेज बन रही है लेफ्ट साइड में तो कहां बनेगी, यहां तक था 20, ये डायमीटर 20 और इधर, मतलब इमेज इस लाइन पे, ये वाली लाइन पे जो थी, यहां कहीं जाके बन रही है इमेज। तो ये कैसे बनी होगी, देखो अब लाइट जा रही है बच्चों डेंसर से
रेयर की तरफ, तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट ने इससे दूर जाना था, पर इतनी ज्यादा दूर नहीं गई कि इस तरफ चलेगी, थोड़ी सी ऐसे बेंड हुई है ये ऐसे, सो डैट कि ये आगे तो मीट नहीं कर रही, इसकी इमेज कहां बन रही है, ऐसे पीछे की तरफ बेंडिंग हुई है, पर ज्यादा बेंडिंग नहीं हुई, क्योंकि आंसर में बता रहे हैं कि वी नेगेटिव है, वी नेगेटिव का मतलब इमेज पीछे बनी है, तो ये आगे की तरफ नहीं गई, ये थोड़ी सी बेंड हुई है कि आगे इमेज नहीं बन रही, कहां इमेज बन रही है, पीछे इमेज। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, और आया भी हुआ है, आउटसाइड दिल्ली 19 में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सनशाइन रिकॉर्डर ग्लोब ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5। तो अगेन हमारे पास एक सफेयर है, ठीक है, और इसका डायमीटर जो हमें गिवन है वो कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका हाफ हो गया 15 सेंटीमीटर। अ रे एंटर्स द ग्लोब पैरेलल टू इट्स एक्सिस, तो रेज आई हैं, इसके पैरेलल आई हैं, ठीक है, तो हमने ये दो रेज बना दी यहां पे पैरेलल, एक ये और एक ये, इस तरह, ठीक है। कहते फाइंड द पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर वेयर द रे क्रॉसेस द एक्सिस। ये दोनों रेज, एक ले लो चाहे दो ले लो, एक लेके भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात। ये रे जो है बच्चों कहते हैं इस एक्सिस को कहां क्रॉस करते, ये बताना, मतलब कहां इमेज बन रही है ये बताना है। तो अब जब रेज यहां से निकलेंगी तो मुझे बताओ कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रही, 2 बार रिफ्रैक्शन। एक तो आपका ये जो फ्रंट फेस है ये करेगा, दूसरी बार सेकंड वाला कर देगा, ऐसे होगा ना। जब ये निकलनी है, क्या पता पहले केस में इमेज बन जाए यहां अंदर, है ना, क्या इमेज जहां बनेगी वहीं वो एक्सिस को टच करेगा ना, जहां इमेज बनती है वहीं एक्सिस को टच करते हैं, तो क्या पता पहले ही टच कर जाए, दूसरे के पास पहुंचे ना, क्या पता इसकी इमेज यहीं बन जाए अंदर ही, तो दूसरे में से निकलेगी नहीं, क्या पता पहले की इमेज यहां पे ना बने, बाहर बन रही हो। अगर इसकी इमेज बाहर बन रही होगी तो वो इमेज बनती बनती किसके साथ टकरा जाएगी, सेकंड सरफेस के साथ टकरा जाएगी, फिर सेकंड अपनी इमेज बनाएगा दोबारा से। तो पहले हम सरफेस 1 के लिए देखेंगे कि सरफेस जो 1 है वो इमेज कहां बनाता है। तो फॉर सरफेस 1 के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा, इंफिनिटी, क्योंकि पैरेलल रेज कहां से आती है, इंफिनिटी से आती है। नेगेटिव ले लो चाहे इंफिनिटी को, चाहे पॉजिटिव ले लो, 1 इन द सेम, नेगेटिव ले लिया क्योंकि लेफ्ट साइड है। अब उसके बाद μ2 की बात करें, μ2 डेंसर मीडियम होता था, μ1 रेडर होता है इन फॉर्मुलेस में। μ2 कितना होगा 1.5 और μ1 कितना होगा 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, थोड़ा इधर करके लिख रहा हूं मैं क्योंकि डायग्राम भी कंप्लीट करना है। तो फॉर सरफेस 1 u is your minus infinity and μ2 is 1.5, μ1 is 1। v निकालना है, r कितना है हमारा, r is 15। पहली सरफेस के लिए r पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पहली सरफेस के लिए r पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। पहली सरफेस का जो सेंटर है वो उसके किस साइड में आ रहा है, राइट साइड में, तो पहले के लिए जो रेडियस है वो राइट साइड में है, तो इसलिए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अब हमारे पास फॉर्मूला तो लगाना आ ही गया, हमें क्या लगेगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/r। ऑब्जेक्ट पड़ा था रेरर में, तो μ1 इधर, v के ऊपर μ2, यहां पे μ2 माइनस μ1। जरा जल्दी जल्दी यहां पे वैल्यूज को पुट करके मुझे v बताना कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी कितना आया v आपका, 45 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आया, है ना। तो 45 पॉजिटिव का मतलब जो ये येलो कलर की लाइट्स हैं ये जाके टकराई होंगी एक्सिस को 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और जो इमेज का डिस्टेंस है वो कहां से होगा, इस सरफेस के सेंटर से, क्योंकि इमेज का डिस्टेंस कहां से होता है, रिफ्रैक्टिव सरफेस के सेंटर से। इसका डायमीटर कितना था 30, इमेज कहां बन रही है 40, तो इसका मतलब ये रेज ऐसे कन्वर्ज होती होती यहां पे जाके कन्वर्ज हुई, यहां जाके बनी होगी आपकी आई डैश इमेज। ऐसी होगा कि यहां पे जाके इमेज बनी होगी आई डैश पहले सरफेस की। क्या रियल में यहां इमेज बन पाई होगी,
नहीं बन पाई होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये इमेज यहां बनाने जा रहा होगा, ये इमेज सेकंड सरफेस के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। सेकंड सरफेस के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी जो रियल में नहीं है, और ऐसे केसेस में इन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कि ये रियल में नहीं है, पर फर्स्ट की इमेज दूसरे के लिए क्या बन गई? ऑब्जेक्ट बन गई, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो अब जो है सेकंड सरफेस इसकी फाइनल इमेज बनाएगा, और वो इमेज जाके कहां टकराएगी? एक्सिस पे टकराएगी। तो अब हम सब कुछ सेकंड के लिए करेंगे। सो सेकंड सरफेस के लिए देखो, फॉर सरफेस 2, अब सरफेस 2 का डिस्टेंस यहां से लेना है, तो सरफेस 2 के लिए μ2 तो वही रहेगा बच्चों 1.5, μ1 कितना रहेगा? 1। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा इसके? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बच्चों यहां से ये वाला होगा, तो कितना होगा? ये टोटल कितना था? ये यहां से लेके यहां तक 45, जिसमें से यहां से लेके यहां तक कितना था? 30, बचा कितना? 15, तो ये 15 सेंटीमीटर हुआ। दोबारा सुन लो, टोटल यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 45 था, बीच का डायामीटर आपको 30 गिवन था, तो बचा डिस्टेंस 15। तो u प्लस में आएगा या माइनस में? प्लस में, क्योंकि उस साइड है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब लगाओगे फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू r। u के ऊपर क्या आएगा? μ1 या μ2? यहां गड़बड़ होती है, बच्चे कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट उधर पड़ा है एयर में, तो μ1 आएगा, पर नहीं, उसकी इमेज देखो, उसकी जो रेज है वो कहां टकरा रही है वो देखो। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रेज यहां टकराएगी ना इस तरफ से, तो इस तरफ कौन सा मीडियम है? μ2, तो यहां पे क्या आएगा? μ2। तो ये बस यहां पे ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट के u के ऊपर वो मीडियम रखना है जहां से लाइट एक्चुअल में उसको टकराने आ रही है सरफेस को। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की लाइट यहां से टकराने आ रही है, इसलिए इसके ऊपर μ2 आएगा, दूसरे के ऊपर μ1 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? μ1 माइनस μ2। तो सेकंड सरफेस की इमेज को अपन v डैश लिख देते हैं, उसकी v लिखा था, इसकी v डैश लिख देते हैं। यहां सारी वैल्यूज को पुट करो, 1/v डैश माइनस 1.5 u कितना है इस केस में? 15 इक्वल टू 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय r कितना है? कितना था r? 15। इसका r क्या होएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि इस साइड है ना, इसका रेडियस इस तरफ है, तो नेगेटिव, तो नीचे माइनस ऑफ 15। अब इसको सॉल्व करके मुझे बताओ v डैश कहां आ रहा है, सेकंड सरफेस इमेज कहां बना रहा है। तो सॉल्व करने के बाद बच्चों इसका आपका आंसर आया 7.5। तो सेकंड सरफेस ने जो इमेज बनाई है वो कहां बनाई है? 7.5 के डिस्टेंस पे। तो मतलब सेकंड सरफेस ने ये जो रेज आ रही थी इनको जल्दी मिला दिया एक्सिस के पास, क्योंकि पहले मिल रही थी 15 पे, अब कितने पे मिल रही है? 7.5। डिस्टेंस तो यही से होगा ना, सेंटर से। तो अब जो फाइनल इमेज बनी वो यहां से ऐसे बनी है, दिस, और यहां से दिस, इस तरह। तो पीछे से आप ये रेज ऐसे बना के लाओगे, डार्क इस तरह, ऐसे, यहां से ये भी रेज इस तरह ऐसे जानी, ये आगे तक थी, पर अगली सरफेस ने क्या कर दिया? इनको और जल्दी कन्वर्ज कर दिया, और फाइनल इमेज हमारी यहां पे बना दी, जो यहां से कितने डिस्टेंस पे है? 7.5। और क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा था कि आपने पोजीशन बतानी है कहां से? सफेयर के सेंटर से। सफेयर के सेंटर से बताओ कि वो एक्सिस को कहां टच कर रही है। तो सेंटर से, फ्रॉम सेंटर जो डिस्टेंस होगा वो कैसे निकलेगा? यहां से पहले रेडियस ऐड करोगे, प्लस कितना? 7.5। तो 15 प्लस 7.5 मतलब 22.5 सेंटीमीटर की दूरी पे जाके वो मीट करेगी एक्सिस। तो ये क्वेश्चन था आपका डबल रिफ्रैक्शन का। अभी तक सिंगल सिंगल कर रहे थे, ये डबल रिफ्रैक्शन का। तो जब भी डबल रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना पहले की इमेज दूसरे के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, द डायमीटर ऑफ ग्लास स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर। A beam of light strikes the sphere which converges at 10 centimeter behind the pole of spherical surface। दोबारा ध्यान से सुनना क्वेश्चन। डायमीटर दिया 10 सेंटीमीटर, तो पहले आपने ये ग्लास स्फीयर बना दिया, इसका डायमीटर आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। कहते एक बीम ऑफ लाइट आ रही है जो स्फीयर को स्ट्राइक करेगी, और कहां कन्वर्ज कर रही है? 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोल।
फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो यहां देखो बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे समझते हैं कि जो ये डिस्टेंस दिया है ना 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोल, वो आपको इमेज का डिस्टेंस दिया। बच्चे ये समझ आते हैं कि जब टकराई है, टकराने के बाद इमेज बनी होगी, बट एक्चुअल में ये आपको ये बता रहा है कि जो स्टार्टिंग में रेज आ रही थी वो इस तरह आ रही थी कि अगर ये ना भी होता बीच में तो वो कहां जाके कन्वर्ज होती, वो कन्वर्ज होती एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोल ऑफ स्फेरिकल सरफेस। तो ये आपकी पहली स्फेरिकल सरफेस है, यहां से लेके यहां तक कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, कितने पे है 20, मतलब जो रेज है वो पहले कहां जाके टकरानी थी, यहां जाके टकरानी। मतलब रेज कुछ इस तरह आ रही है बच्चों, ध्यान से देखना, रेज इस तरह आ रही कि ये रे ऐसे टकरानी इस तरह, समझ लगी ये चीज। तो वो इमेज नहीं दी हुई, वो ऑब्जेक्ट का ही बोल रही है कि जो ऑब्जेक्ट की रे आ रही है वो इस तरह आ रही है कि वो किस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करेगी, 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोल। ठीक है, अब क्या यहां जाएगी, नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि आगे कौन आ गया, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। पहले देखना पड़ेगा कि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस इमेज कहां बनाएगी। अगर इसकी इमेज इसके पार चले गई तो सेकंड सरफेस क्या करेगा, दोबारा से इमेज बनाएगा, ऐसे होगा। अब फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा बताओ। पहले तो ये डिस्टेंस लिख देता हूं, यहां से लेके यहां तक का 10 और यहां से लेके ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका सेंटर। तो फर्स्ट सरफेस के लिए मुझे बताओ ऑब्जेक्ट है कौन। क्या मैं बोल सकता हूं कि फर्स्ट सरफेस के लिए जो O है इट विल एक्ट लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बोल सकता हूं, क्योंकि उसी की रेस से तो रिफ्रैक्शन होनी है, जो रेज यहां जाके मीट करनी थी, तो इसी रेस को तो इसने क्या करवाना, आगे रिफ्लेक्ट करवाना है। तो इस केस में आपका जो O है वो किसकी तरह काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो फर्स्ट सरफेस के लिए U कितना हो जाएगा, फर्स्ट सरफेस का डिस्टेंस यहां से देखना होता है पोल से, तो कितना डिस्टेंस हो गया U का 20, और 20 किस में लोगे, प्लस में या माइनस में, प्लस में। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का बस आपने कंसेप्ट सीखना। कभी भी ऐसा हो कि रेज कन्वर्ज हो रही थी पहले से, आपकी सरफेस उसको दोबारा से रिफ्रैक्ट करवा रही है, तो उस केस में जो कन्वर्जिंग पॉइंट है वहां ऑब्जेक्ट मान लो और उसका डिस्टेंस देखो। फिर उसके बाद μ2 आपको पता है, μ2 इज 1.5, μ1 इज एयर, तो 1 आ गया। अब फर्स्ट सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/r। u के ऊपर क्या आएगा, जब रेज ऑब्जेक्ट की इसको टकरा रही है तो रेज किस तरफ से आ रही है, हवा से आ रही है ना, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे क्या आएगा μ1। तो u के ऊपर अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि ऑब्जेक्ट रेयर में है या डेंसर में, तो देखो कि ऑब्जेक्ट की जो रेज है वो सरफेस को कहां टकरा रही है, किस मीडियम से टकरा रही है। तो जब ऑब्जेक्ट की रेज इस सरफेस को टकरा रही है तो किस साइड से टकरा रही है, रेयर मीडियम की साइड से टकरा रही है। क्लियर, यहां पे क्या आ जाएगा फिर μ2 और इस साइड μ2 माइनस μ1। यहां सारी वैल्यूज को फिल करिए, 1.5/v माइनस 1/20, 1.5 माइनस 1/r कितना है 5, डायमीटर 10 था तो r हो गया 5। फर्स्ट सरफेस के लिए r किस साइड है, इस साइड है, राइट साइड, तो क्या आएगा पॉजिटिव, तो r आ गया बच्चों +5। सॉल्व करके बताओ v कितना आ रहा है फटाफट, 10 सेंटीमीटर। तो v बच्चों आ रहा है 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो फर्स्ट सरफेस ने इमेज बनाई है वो कहां पे जाके बनी है, वो सीधा जाके बनी है सेकंड सरफेस के ऊपर। मतलब फर्स्ट की इमेज जाके यहां टकरा गई, सेकंड को क्रॉस तो नहीं करी, तो क्या सेकंड इमेज बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि सेकंड को क्रॉस की ही नहीं। तो यहां पे ही क्या बन गई आपकी फाइनल इमेज बनी। तो क्वेश्चन ये यहीं पे खत्म हो गया। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि पिछले में जो फर्स्ट की इमेज थी वो सेकंड सरफेस को क्रॉस करके जा रही थी, जिसकी सेकंड सरफेस ने दोबारा इमेज बना दी। पर इस क्वेश्चन में क्या है, सेकंड को क्रॉस नहीं कर रही, या तो अंदर रह जाए या उसके ऊपर आ जाए, तो वही क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इसलिए यहां पे ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया। क्लियर। So next question is a small air bubble in glass sphere of radius 2 centimeter। तो एक एयर बबल है
जो किस में पड़ा है, that is placed inside a glass sphere of radius 2 सेंटीमीटर। तो ये ग्लास स्फीयर बना दिया और ये इसका डायामीटर, रेडियस हमें गिवन है, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। कहते कि appears to be 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस व्हेन looked at along the diameter। तो स्फीयर के अंदर एक बबल बना है और वो जो बबल है जब आप उसको एक तरफ से देख रहे हो तो वो बबल आपको 1 सेंटीमीटर पे अपेयर हो रहा है। कहां से? फ्रॉम द सरफेस, जहां से आप देख रहे हो। मतलब अगर आप यहां से देख रहे हो तो यहां से आपको जो वो बबल की इमेज है, ये पहले तो सेंटर हो गया, दिस वन इज सेंटर, इसको सेंटर मानो, ये सेंटर, ठीक है। यहां पे इमेज बनी बबल की, जहां आपको दिख रहा है वो बबल कितने डिस्टेंस पे है, वो सरफेस से 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितना बोल रहा है उसने? 2 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक कितना है? ये सारा यहां से लेके यहां तक 2 सेंटीमीटर। आपको बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 है। ट्रू पोजीशन बताओ एयर बबल की, कि एक्चुअल में एयर बबल पड़ा गया है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है। इमेज तो पता लग गई कि आपको दिख रहा है 1 सेंटीमीटर पे वो सरफेस से, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है वो पूछा है। तो इस क्वेश्चन में आपने ऑब्जेक्ट निकालना है, मतलब बेसिकली यू निकाल। तो रिफ्रैक्शन किस सरफेस से होगी? रिफ्रैक्शन इस सरफेस से होगी, क्योंकि आप इधर से देख रहे हो। तो इस सरफेस से ये जो यहां से लेके यहां तक है ये v हो जाएगा, और आपसे बेसिकली पूछा क्या है? u पूछा। अब अगर मैं ये क्वेश्चन यहां नहीं करवाता तो बहुत सारे बच्चे यहां पे रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ वाला कंसेप्ट लेके आता कि म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। हमें एपरेंट डेप्थ दी हुई है 1 सेंटीमीटर, अपेयर हो रहा है, और रियल पूछी है उसने, जैसे उस टॉपिक में किया भी था एक क्वेश्चन, पर उसमें वो स्फेरिकल सरफेस नहीं थी, वो ग्लास स्लैब था। जहां स्फेरिकल सरफेस आ जाए ना, वहां रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ नहीं, वहां क्या चलेगा? आपका फॉर्मूला चलेगा। कौन सा फॉर्मूला? वही 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू r। ऑब्जेक्ट किधर पड़ा है? अंदर पड़ा है ऑब्जेक्ट, डेंसर मीडियम में। तो यहां μ2 बचा कौन? μ1 इधर, और इस तरफ μ1 माइनस μ2। आपको v गिवन है, इमेज का डिस्टेंस कहां से देखना है? यहां से, सरफेस के पोल से। तो पोल से डिस्टेंस गिवन है कितना? 1 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड है तो -1। u आपने निकालना है, μ2 आपको पता है 1.5, μ1 पता है 1, और r कितना है बच्चों? 2 सेंटीमीटर। किस साइड है? लेफ्ट साइड है, तो क्या आएगा? -2। ये सारी वैल्यूज को यहां पुट करके फटाफट मुझे बताइए u कितना। तो इसको सॉल्व करके आपका u आया बच्चों -1.2 सेंटीमीटर। तो मतलब पोल से जो u का डिस्टेंस है वो -1.2 है। ये 1 था तो ऑब्जेक्ट इससे पीछे ही पड़ा है, कितने डिस्टेंस पे? 1.2 पे। नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में पड़ा है, तो ये डिस्टेंस आपको पता चल गया 1.2 सेंटीमीटर। और अगर इसका इमेज डायग्राम भी बोलता बनाने को, तो इमेज डायग्राम देखो अब कैसे बनता। देखिए पहले ऑब्जेक्ट से रे निकलती इस तरह, फिर आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल सेंटर से निकलती है लाइन इस तरह। अब लाइट जो है बच्चों यहां पे जब टकराई, डेंसर से कहां जा रही है? रेयर। तो इट विल बेंड अवे। तो ये बेंड अवे इस तरह होगी, इधर ऐसे इस तरह बेंड होगी। अब ये आगे तो मीट करेगी नहीं, कहां मीट करेगी? पीछे। तो इसीलिए इसकी इमेज जो बनी वो कहां बनी? यहां बनी। समझ लगी? तो आपको रे डायग्राम कंप्लीट करने को भी बोल सकते हैं। तो बस आइडिया कहां से लेना है? ये यूवी से आइडिया लेना है। और इतना तो पता है ये डेंसर से रेयर जाती है तो क्या होता है, और रेयर से डेंसर जाती है तो क्या होगा। क्लियर ये चीज?